अगर हम GS4 पेपर GS4 MBPSC के बारे में अगर हम बात कर रहे थे, जैसे कि तो GS4 की बात करें पार्ट ए में अभी तक हमने कितना पढ़ लिया है? पार्ट ए यूनिट 3 के बारे में बात कर रहे थे। इसमें एक और टॉपिक है, बड़ा ऐसा टॉपिक है जो कि नैतिकता के दृष्टि से बड़ा अजीबोगरीब लगता है। नैतिकता जैसा इसमें कुछ है नहीं, इसका संबंध इंडिविजुअल डिफरेंसेस से है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता से है। जैसे ये जो टॉपिक का नाम है आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार एंड साइकोलॉजिकल डिजीज, यानी कि मानसिक बीमारियां, साइकोलॉजिकल डिजीज, मानसिक बीमारियां बनेगा। तो पहला टॉपिक हमने क्या बताया? मेंटल डिसऑर्डर, कि मानसिक विकार आखिर है क्या, पहला। और दूसरा हमने ये देखा टॉपिक में कि साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं क्या, यानी मानसिक बीमारियां हैं क्या वास्तविकता देखा जाए। बेटा अगर हम बोले मानसिक विकार आपके अंदर है, बड़े ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे बोले कि मानसिक विकार आपके अंदर है, तो मानसिक विकार जब किसी व्यक्ति को होगा तो क्या कोई वो निर्णय ले पाएगा? क्या उसकी सोच विचार हो पाएगी? थिंकिंग कर पाएगा? नहीं। क्या उसका व्यवहार सामान्य होगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर होता है तो वह निर्णय लेने में, यानी डिसीजन मेकिंग में, थिंकिंग में, विचार में, सोच करने में, किसी चीज को व्यवहार में वो असक्षम हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी कहलाएगा। जो अपने लिए सही या गलत में अंतर न कर पाए वो मानसिक रोगी होता है। जैसे अगर उसे आप एक चक्कू दे देंगे तो अगर आपने उसे नाइफ दिया है तो वो अपने शरीर को काटेगा, उसको ये नहीं पता होगा कि कटने से आप मर भी सकते हो। इसको कहते हैं मानसिक विकार। अब समझ में आ गया होगा? एक बहुत संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किए, डिटेल में भी हम बात करेंगे। दूसरा साइकोलॉजिकल डिजीजेस, ऐसी बीमारी जो मानसिक हो। एक बात बताइए, मानसिक बीमारी कैसे हो सकती है? डिप्रेशन, आघात भी तो वही होता है, बीमारी तो है। आप जो है अवसाद में चले जाओ, इसको क्या बोलते हैं? बीमारी तो बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाना। कहते नहीं है कि किसी चीज के बारे में तनाव होना अच्छी चीज है, परंतु तनाव में डूबकर डिप्रेशन में चले जाना यह बहुत ही खराब स्थिति होती है। ठीक है, इतना ही नहीं, आपने कई बार सुना होगा कि PTSD जैसी बीमारी होती है, सुना है कहीं पे? पोस्ट ड्रामेटिक ट्रोमा करके होता है। मान लो कोई घटना आपके साथ घटी हो और आप ट्रोमेटाइज हो गए हो, मतलब वो परिस्थिति जब भी देखोगे आपको डर लगेगा। जैसे रात के समय में अगर आप कार से जा रहे हो और एक्सीडेंट हुआ हो कार में, तो आप दोबारा कार में बैठने से डरोगे। बरसात के समय में कोई चीज है, जैसे कई लोग को डिसऑर्डर होता है, वो खाना खाने के बाद बार बार अपना हाथ धोते हैं, राइट? और खाना खाते वक्त भी चम्मच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। कई बार बार हाथ धोना, कई लोगों को बीमारी नहीं होती कि बहुत बार बार अपने आप को वो करते हैं। कई लोगों को ये बीमारी हो जाती है कि अपने आप को हमेशा कमतर समझते हैं, उनको हमेशा संदेह में जीते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हमेशा अपने आप से ही घिन आने लगेगी। समझ आ रहा है? अपने आप को ही दबाना चालू कर। जैसे सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर सुना है नाम आपने? द्विध्रुवीय विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब जिसको बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। एक व्यक्ति कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। अपरिचित मूवी देखा है? सामान्यतः तो वो वैसे ही रहता है व्यक्ति। बाइपोलर ये इसी से है, इसी से आता है। होता क्या है, जब आप दोहरी जीवन जीने लगते हो, मतलब किसी और की जीवन जीने लगते हो, तो सामान्य तो आप जीते हो, परंतु कुछ परिस्थितियों में कोई चीज ट्रिगर करती है आपको अचानक से, और अचानक से आप दूसरे व्यक्ति बन जाते हो। वैसा क्यों होता है? बचपन से आपको किसी चीज के लिए बहुत दबाया जा रहा हो, और जब कोई एक समय आने के बाद आप सोचते कुछ और कि काश में सूरवीर होता, ये होता, परंतु लाइफ में नहीं हो। लेकिन जैसे वो हावी होगा दूसरी आपकी इमेज, तो सूरवीर की तरह देख लोगे। याद आ रहा है? भूल भुलैया मूवी में भी यही दिखाया गया था। विद्या बालन सामान्य रहती है, बाद में उसके अंदर किसकी भूत जैसी दिखती है, लेकिन भूत नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, द्विध्रुवीय विकार कहलाता है। बन जाएगा? तो ये भी मानसिक बीमारी है। सिजोफ्रेनिया बता दिया, डिप्रेशन बता दिया, ट्रॉमा बता दिया, ये सब क्या होते हैं? ये मानसिक बीमारियां होती हैं। आप समझ में आ गया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं?
और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये देखेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है और क्यों हो जाता है। आपका मानसिक विकार होता ही क्यों है, और जब आपके अंदर मानसिक विकार होगा तब आप वो बीमारी में चले जाओगे। कहां सा, साइकोलॉजिकल डिजीजेस में चले। आई होप समझ में आ गया। चलिए लिखिए परिभाषा इसके बारे में, मेंटल डिसऑर्डर लिखिए। मेंटल डिसऑर्डर के बारे में इसकी अगर हम डेफिनेशन देने का प्रयास करें, परिभाषा आसान शब्दों में दोनों को हमने डिफरेंट करके बता दिया। इसकी परिभाषा बोले हैं, लिख लीजिए, अ मेंटल डिसऑर्डर अफेक्ट, अ मेंटल डिसऑर्डर affect someone's decision making, thinking, लिखिए, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, इमोशनल एंड बिहेवियरल इनएबिलिटी। आप लिख लीजिए बेटा कि एक ऐसी मनोदशा, लिखिए, एक ऐसी मानसिक विकार जो लोगों की सोच, भावनाओं, व्यवहार इत्यादि को प्रभावित करे और वह निर्णय लेने में अक्षम हो जाए। एक और देख लीजिए बेटा, जो व्यक्ति हैं बार्लो और एरेंड, इनके बारे में लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बार्लो एंड एरेंड, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बहुत गहन अध्ययन किया था। इनके अनुसार मेंटल डिसऑर्डर होता क्या, लिखिए, साइकोलॉजिकल सिम्टम, इनके अनुसार क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर इज अ साइकोलॉजिकल, लिखिए, मेंटल डिसऑर्डर इज अ साइकोलॉजिकल सिम्टम according to Barlow and Arend, mental disorder is a psychological symptom, causes distress and impairing life। इसको याद रखेंगे इस लाइन को, बहुत अच्छी परिभाषा दी है उन्होंने कि मेंटल डिसऑर्डर वास्तविकता में होता क्या। लिख लीजिए बेटा, एरेंड और बार्लो के अनुसार मानसिक विकार ऐसे लक्षण होते हैं जो जीवन में तनाव और अक्षमता को पैदा करते हैं, बनेगा। अब लिखिए साइकोलॉजिकल डिजीज क्या होती है बेटा, यहीं पर लिखवा देता हूं, साइकोलॉजिकल डिजीज अगले पन्ने में लिख लीजिए। साइकोलॉजिकल डिजीजेस, मनोवैज्ञानिक आपकी क्या है, बीमारियां, लिख लीजिए। अराइजेस करेक्ट है, मेंटल डिसऑर्डर या इनस्टेबिलिटी ऑफ, अराइजेस ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इनएबिलिटी ड्यू टू मैनी कॉजेस, लिख लीजिए बेटा। साइकोलॉजिकल डिजीज क्या होती है, लिख लीजिए, मनोवैज्ञानिक बीमारियां, यह है मानसिक अक्षमता या मानसिक विकार से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं फिर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, जैसे जेनेटिक,
जेनेटिक, अनुवांशिकीय, ड्रग एब्यूज, पिंक समझ रहा होगा इस चीज को, नशा पत्ती करना, हाँ ठीक है, ड्रग एब्यूज, समझ में आ रहा है। डिप्रेशन, डिप्रेशन की जगह पर यह लिख सकते हैं सैड इवेंट, ट्रॉमा, सैड इवेंट, इवेंट्स, ट्रॉमा, ट्रॉमा एटसेट्रा, ठीक है, लिख पा रहे बेटा। अनुवांशिकीय, नशीले पदार्थों का सेवन करना, पिंक आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपना नाम बेटा। आपके साथ दुखद समस्या हुई हो, घटनाएं घटी हो, दुखद घटनाएं घटी हो, और साथ में ट्रॉमा, वही दुखद घटनाओं को ट्रॉमा कहते हैं हम लोग, ठीक है, इत्यादि। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, ये बात याद रखेंगे। 4 टाइप, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग 4 टाइप ही हैं, 4 प्रकार की होती हैं, टाइप्स, ठीक है। पहला लिख लीजिए, अब चेक करिएगा आप इनमें से किस में आते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार डिसऑर्डर, किस में आ रहे हो बेटा? चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार। डिप्रेशन, अवसाद, बताया नहीं आप लोगों ने किस में आ रहे हो। आई होप इनमें से एक में तो आप लोग जरूर हो, वरना आप सबकी मानसिक स्थिति ठीक होती है। लिखिए तीसरा, सिजोफ्रेनिया, फ्रेनिया एक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया। लिख लीजिए बेटा, इसको कहा जाता है मनोविदलता, मनोविदलता, हम इसको लिख देते हैं मनोविदलता, मनोविदलता कहलाती है ये, ठीक है। और लिखिए बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी कई लोगों को होगा, जैसे हमारे बैच में कन्हैया को है, कभी कभी उचक जाता है, कभी कभी महिलाएं बन के चूड़ी उड़ी पहन के नाचने भी लगता है, आत्मा आ जाती है, बाइपोलर डिसऑर्डर। लिख लीजिए बेटा, द्विध्रुवीय विकार बनेगा, द्विध्रुवीय, इसी को बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, इसी को लिख लीजिए स्प्लिट पर्सनालिटी। एक प्रकार होता है इसी में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर 1, 2 ऐसे करके होता है कैटेगराइज, तो उसमें से एक होता है स्प्लिट पर्सनालिटी। इसमें क्या होता है, इंसान दोहरी इमेज बना लेता है, दोहरी आवरण बना लेता है, एक व्यक्ति 2 लोगों की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये मल्टीपल भी हो सकता है, एक व्यक्ति के अंदर तो ऐसा पाया गया 7 स्प्लिट पर्सनालिटी देखी गई है, तो 7 अलग अलग लोगों की तरह जीवन जीता है वो, समझ आ रहा है। जब भी एक इवेंट घटना घटती है, खुशी होता है तो दूसरे की तरफ जीता है, दुख होता है तो किसी और तरफ, गुस्सा आता है किसी और की तरफ, इस तरीके से उसको ट्रिगर होता है, ट्रिगर करता है, तो ये चीजें देखने को मिले बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज तो हम समझ गए कि दोनों की परिभाषा क्या है। अब देखिए कारण क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर होने के, यानी मानसिक अवसाद होने के या मानसिक विकार होने के प्रमुख कारक क्या होते हैं, सिम्टम्स भी क्या होते हैं। लिखिए, लिखना चालू कर दीजिए बेटा। सिम्टम, कैसे पता चलता है कि मानसिक रोगी है, लिखिए सिम्टम्स। बेटा इसमें जो सिम्टम होता है वही कारक बन जाता है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स लिख लीजिए। सिम्टम मतलब बेटा लक्षण क्या होगा। पहला लिखिए फिजिकल सिम्टम्स, भौतिक, भौतिक लक्षण। पहला लिखिए भौतिक लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक लक्षण लिखिए बेटा, आपको बार बार फटीक हो रहा है, दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, ये चीज होती है। तो लिखिए फटीक, बॉडी पेन, हेडेक, चेंज इन एपेटाइट, लिख लीजिए फटीक, चेंज इन एपेटाइट, भूख ना लगना, भूख ना लगना। स्लीपिंग डिसऑर्डर, आप में से कौन रात में जगता है? स्लीपिंग डिसऑर्डर, अब ये मत कहना हम जगते हैं, हम तो खैर वैसे ही जग रहे हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर, मेरे को तो लगता है कि मैं सबसे पहले पागल खाने से भागा हुआ हूं, मैं तो सोता ही नहीं। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आना, ठीक है, अल्प निद्रा जिसको कहा जाता है, बन जाएगा। लिख लीजिए इसमें अल्प निद्रा, एपेटाइट नहीं होना, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, बॉडी पेन है, ये कुछ लक्षण होते हैं। बॉडी पेन, शरीर दर्द होना, ये होता है फिजिकल सिम्टम पहला, जिसका मेंटल डिसऑर्डर होगा वो। इसका मतलब क्यों बोल रहा हूं बेटा, एक बात समझिए, जिस व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर होता है वो सो भी जाए,
आराम भी कर ले, कई घंटों उसको सुला भी दोगे तो भी उसकी थकान नहीं जाएगी। कई लोग आप में से होंगे जो सो के उठते हो तो आपको तब भी आपकी बॉडी पेन करती है, कभी गौर किया है? आप सो कर उठिए तब भी आपकी बॉडी पेन करती है। किसको हुआ ऐसा? आप कभी, मैं बता रहा हूं पर्सनली, आप कभी सोइए और सोने के बाद अगर आपकी बॉडी पेन करी, मतलब आपको स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, किसी चीज की सोच है, रात भर आपका मेंटल जो है, ब्रेन कभी सोया नहीं, आपकी बॉडी तो लेटी हुई है परंतु ब्रेन कभी रिलैक्स नहीं हुआ। जब तक बेटा ब्रेन को रिलैक्स नहीं होगा तब तक आपको बॉडी पेन होते ही रहेगा। जब आपकी बॉडी को रिलैक्स होगा, मतलब आपके ब्रेन को रिलैक्स होगा, आप डीप स्लीप में चले जाओगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा क्या होता है प्रॉब्लम, एक और चीज बताता हूं, जो व्यक्ति 8 घंटे या 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी लाइफ साइकिल कम हो जाती है। अब तो सुना होगा, उनकी जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है, जीवन लाइफ कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है और स्ट्रेस होने पर उनके शरीर से हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन उनको जल्दी बूढ़ा कर देता है और जल्दी मरते हैं वो। इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो सोएं, लेकिन ड्रग्स लेके ना सोएं। सोना है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रात को टिका लिया और सो गए। सर ने बोला था सोना जरूरी, ये नहीं कि क्या लेके सोना है, तो सर बता रहे हैं लेके नहीं सोना है, खाना खा के सोना है। नहीं नहीं, किसी की भी सामान ने बोला बेटा, तुम्हारे के लिए बोला। नहीं नहीं, तो हम तो इस पे बोल चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य है। चलो लिखो, उदाहरण लिखिए, दूसरा लिखिए, इमोशनल सिम्टम, भावनात्मक। भावनात्मक इसमें आराम से कन्हैया अपना उदाहरण लिख सकता है। भावनात्मक लिख लीजिए बेटा, आप हमेशा दुखी रहते हो, परसिस्टेंट दुखी रहते हो, होपलेस रहते हो। दिख रहा है? होपलेस, निराशावादी, ठीक है। परसिस्टेंट पेन, परसिस्टेंट ये लिख सकते हैं सैड, दुखी रहना, ठीक है। परसिस्टेंट यानी सातत्य रूप से दुखी रहना, लिख लीजिए। इसमें एक और चीज लिख लीजिए, एंजाइटी होती है, इरिटेशन होता है, आप छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हो। हाँ होता है ना, देखो हम तभी बोले थे तुम अपना लिख लो, इरिटेशन, पता चल जाता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं, लिख लीजिए। चिड़चिड़ा होता है, गिल्ट होता है, हमेशा अपने आप को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। समझ आ रहा है? लिख लीजिए, गिल्ट पे रहते हैं, अपराध बोध लगता है। किनको किनको गिल्टी लगता है? गिल्ट फील होता है। ये सब कारण होते हैं। जैसे देखिए फिर बोल रहे हैं, होपलेस, निराशावादी, अरे हम कितना ही पढ़ लें पास हो ही नहीं सकते, ये निराशावादियों की पहचान। दूसरा, जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, लगता है कि सारी समस्या हम ही पास है, ये निराशावादी लोग। दूसरा, परसिस्टेंट सैड, हमेशा दुख में, आसपास सब लोग खुश हैं, कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी अरे यार क्या है, दिन भर करते रहते हैं ये लोग, ये हमेशा नेगेटिव। उसके अलावा इरिटेशन, छोटी छोटी बात पे जो है चिड़चिड़े हो जाना, अरे हो गया ना, ठीक है बहुत हो गया, तो ऐसा। और हमेशा दुखी में रहना, ठीक है। तो ऐसी जो विचारधारा को आगे देखिए, ये सब सिम्टम है बेटा, ये बताएगा कि आपका मेंटल डिसऑर्डर है, ये हेल्थी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये है तो चेंज कर लें, ठीक है। तो एक में पिंक अपना उदाहरण लिख लेना, एक में कन्हैया लिख लेना, तीसरा लिख लो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, अब वो तीसरे हमारे रह गए उनको भी लिख लो। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल सिम्टम, ठीक है, लिख लीजिए। बौद्धिक लिख लीजिए, इसमें बेटा बौद्धिक लक्षण, बौद्धिक लक्षण में लिख लीजिए, कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, एकाग्रता में कमी है, याददाश्त कमजोर पड़ रही है। सही ना, तुम तीनों में फिट बैठ रहा है कि नहीं? लिख लो। मेमोरी लेस हो रही है, मेमोरी या मेमोरी लेस हो रही है, ऐसा फील होता है, याददाश्त में कमजोरी आ रही है, ठीक है। लिख पाएंगे? इसमें लिख लीजिए, मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एकाग्रता में प्रॉब्लम आ रही है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, घर की बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम हो रही है, रिश्ते में बड़ी समस्या है, हैं? तो लिख लो, कंफ्यूजन है जीवन में कि क्या करें। हाँ, कंफ्यूजन है कि यूपीएससी में जाएं, एमपीपीएससी में जाएं, कि एसआई का पेपर दे लें। हाँ, तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मतलब भ्रम है जीवन में। उसके लिख लीजिए, इरेशनल जजमेंट है, बिना सोच समझ के निर्णय लेना, इरेशनल जजमेंट है, ठीक है, बिना सोच समझ कर निर्णय लेना। तो तीनों लोग एक एक उदाहरण लिख लेंगे। अब आइए व्यवहार वाला अंत में, ठीक है, तीनों फिट बैठा है ना?
हाँ नहीं नहीं, इन दोनों का भी फिट है, ये तो हम समझ गए हैं, इनकी भावनाओं को देखकर हम समझ गए थे, जिस तरीके से इनका विचार उभर के आया था ना। हाँ सर ये तो नहीं है। अच्छा हाँ चलो अभी देख लो व्यवहार, बिहेवियरल। हाँ सिम्टम, ठीक है। व्यवहार जो है उसके लक्षण क्या है, व्यवहारात्मक लक्षण में देख लीजिए बेटा, इसमें लिखिए कंपल्सिव बिहेवियर है, जिद्दीपन है। समझ में आ रहा है? कंपल्सिव बिहेवियर, ये याद रखेंगे, ये बहुत कम लोगों में होता है लेकिन बहुत टेढ़ा होता है। कंपल्सिव बिहेवियर होता है, जिद्दीपन, स्टबर्न कह सकते हैं बिहेवियर। बेटा एक बात याद रखना, जिद्दीपन होना बहुत अच्छा है, ऑब्स्टिनेट कहते हैं इसको। कोई व्यक्ति अगर जिद्दी अपने लक्ष्य के प्रति, बहुत अच्छी चीज है, अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी होना बहुत अच्छी चीज है, परंतु जिद्दीपन किसी गलत चीज के लिए नहीं। माता पिता के पास पैसा नहीं लेकिन हमको एरोप्लेन ही चाहिए, यह जिद्दीपन सही नहीं होता। नहीं समझ रहे हो? जैसे कि आप प्रेम में इतना पागल हो गए हो कि नहीं हमको उसी से विवाह करना है। जिद्दीपन क्या करता पता है? ये आपके अंदर जो है ना एक ऐसी भावना प्रेरक है, वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, ये पन को ट्रिगर कर देता, और ये मेंटल डिसऑर्डर होता है। ये आप लोग फील कर गए होगे, मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। समझ आ रहा है? तो फील हो रहा है पिंक? तो लिख सकते हो कंपल्सिव बिहेवियर होता है, इसमें जिद्दीपन होता है। बनेगा सोशल विड्रॉल, समाज से अलग हो जाते हैं। सोशल करेक्ट है, सोशली आइसोलेशन, सोशल विड्रॉल लिख लीजिए, विथड्रॉल, समाज से हट जाना, या आइसोलेशन में लिख लीजिए, आइसोलेशन यानी एकांत में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अचानक से आपके व्यवहार में चेंजेस होते, सडन चेंजेस इन बिहेवियर या चेंजेस इन पर्सनालिटी, आपके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आएगा। सडन चेंजेस इन आपके बिहेवियर और पर्सनालिटी बन जाएगा, आपके व्यवहार में अचानक से बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होगा, बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि अब इनमें से देखकर मुझे बताएं कि किसमें आप आ रहे हैं। पहला भौतिक रूप से, जहां शरीर दर्द होता है, आपके खाने पीने की डिसऑर्डर होती, खाना पीना नहीं खा पाते हैं सही से, स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं, निद्रा नहीं आती है, और आपका शरीर हर वक्त दर्द देता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग बहुत लेते हैं, अक्सर ड्रग्स वाले होते हैं, या ऐसे लोग जो नाइट आउट के लिए जाते हैं, पब वाले जाने वाले होते हैं, जिनका डिसऑर्डर इसलिए होता है बाहर के जंक फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये हैं। ठीक है, दूसरा भावनात्मक में बहने वाले, जैसे होपलेस, अपने आप को मान लेते हैं कि हमसे कुछ ना हो पाएगा जीवन में। दूसरा हमेशा दुखी रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, और हमेशा अवसादग्रस्त रहते हैं, हमेशा अपने आप को मानते हैं कि हम ही दोष सिद्ध हैं। तीसरा इंटेलेक्चुअल बुद्धि वाले, इनको मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है। दूसरा एकाग्रता में कमी आ जाती है, कंफ्यूजन में, ज्यादा भ्रम में जीवित रहते हैं, और जब भी कोई फैसला लेते हैं बिना सोच समझ के लेते हैं। अंत वाला आता है व्यवहार वाला। व्यवहार वाले में हमेशा क्या रहता है, जिदपन होता है कि इसको हमको करना ही है, जिद्दी होता है। गैया की खूंटा तो यहीं गाड़ेंगे, गैया यहीं बांधेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा सोशल विड्रॉल की बात करते हैं, समाज से अलग थलग हो जाते हैं, कट जाते हैं अपने आप को। और तीसरा अचानक से इनके व्यवहार में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आता है। अभी हंसते हंसते अचानक से दुखी हो जाएंगे, और हंसते हंसते अचानक दुखी रहेंगे, अचानक से गुस्सा कर जाएंगे। ये ऐसे लोगों से डेंजर होता है, ये आप समझ नहीं पा रहे। ये जो चीज बता रहे हैं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं समाज के लिए। कैसे? ऐसे लोगों में बेटा एक ऐसी मूवमेंट आती है जब ट्रिगर करता है। जब ऐसे लोगों के पास आप रहोगे तो हाथ में अगर पेन भी रहेगा तो ये हथियार बन जाएगा उनके लिए। अगर उनकी पर्सनालिटी में अगर मुस्कुराते हुए अचानक से उनके अंदर भरा हुआ है वो चीज, अचानक से आपने, उदाहरण देता हूं, जैसे सपोज कीजिए किसी काले व्यक्ति को अगर आप बार बार काला काला करके चिल्ला रहे हो, उसके मन में बधा हुआ है, अचानक से आप आकर समाज में सबके सामने उनको इस तरह चिढ़ाओ करे, काले ऐसे करके चिढ़ाओ, तो उनके हाथ में जो होगा वो हथियार बन जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा ट्रिगर करेगा, उनकी पर्सनालिटी सडन चेंज होगी, और वो कब एकदम शांत से उग्र हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। और ऐसी तरीके से बहुत सारे केस होते हैं। आप कभी सोचते नहीं बेटा कि कोई व्यक्ति इतना घिनौना कैसे हो सकता है कि जिससे प्रेम करता है उसके 48 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डाल दे? नहीं होता, वो किसी एक पॉइंट पर ट्रिगर करता है।
अगर जिससे वो प्रेम करा बार बार उसको ये बोलते जाए ताना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो पाइलअप होते चला जाएगा और अंत में ऐसा ठीक है मैं कुछ नहीं होगा तो तू ही जिंदा नहीं, तो फिर काट के अंदर फ्रिज के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये क्लासिक केस होता है मेंटल डिसऑर्डर का। और एक बात बता देता हूं बेटा, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर लोग रहते हैं। तो वैसे भी जनसंख्या ज्यादा ही होगी, जनसंख्या ज्यादा है और ग्रसित है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयड। ये ज्यादातर कहां देखने को मिलता है? जहां रोजगार के अवसर नहीं, लोग एंगेज नहीं है। इसमें भी अच्छा है जो अपना कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट में तो खैर उसमें तो काम कम घसाई ज्यादा होती है, तो इसीलिए उसमें हो जाता है। तो बेटा एक बात बता दे, डिसेंट लाइफ नहीं कहते हैं कि जैसे जॉब पाना केवल इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही जॉब पाना इंपॉर्टेंट होता है। समझ लो कैसे सही जॉब? आपकी काबिलियत के अनुसार आपको जॉब मिलना बहुत जरूरी होता है। आप समझ पा रहे हो? अगर आप इंजीनियरिंग किए हो और आप चपरासी का जॉब कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। लॉन्ग टर्म में वही फ्रस्ट्रेशन आपका मेंटल डिसऑर्डर बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जॉब हमेशा वही पकड़ो जिसमें आपको खुशी मिले, भले वेतन कम मिले। क्यों? ताकि आप हेल्थी लाइफ जियो। आपने मन मार के वो जॉब तो कर ली क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी, लेकिन उस जॉब में करते करते 1 साल 2 साल 3 साल में आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगोगे और तब आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाओगे और आपके सामने जो होगा उसको भी नुकसान पहुंचा दोगे। समझ में आ रहा है? लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब लिखते हैं इसके अलावा कि इनके अलावा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। देख लीजिए, एक नाम लिख लीजिए बेटा, अकॉर्डिंग टू कार्सन, बुचर और मिनेका। लिख लीजिए, कार्सन। सिजोफ्रेनिया आगे हम बात करेंगे। सिजोफ्रेनिया में एक्चुअली में डिसऑर्डर जैसा होता है, हम दिखेंगे आगे। ठीक है, लिख लीजिए कार्सन, बुचर और मिनेका। कार्सन, बुचर एंड मिनिका। इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल डिजीजेस होती क्या है? देख लीजिए, इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? लॉजिकल डिसऑर्डर यानी मनोवैज्ञानिक विकार क्या है? किन किन को इन्होंने मनोवैज्ञानिक विकार कहा है? इनके नाम से आ सकता है। पहला है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी यानी चिंता विकार। इनके अनुसार एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाएगा, यानी चिंता विकार। आप सिर्फ नाम लिखिए, चिंता विकार। इनके अनुसार पहला क्या है? चिंता विकार बन जाएगा। इसी को गैड कहते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। याद रहेगा, इसी को गैड कहते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज लिख लीजिए बेटा, इसी को कहा जाता है सामान्यीकृत चिंता विकार। सामान्यीकृत चिंता विकार। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा होता है बेटा मूड डिसऑर्डर। कहता नहीं कि मूड खराब हो गया मेरा, तो मूड डिसऑर्डर लिख लीजिए। इनका मतलब मनोदशा विकार कहलाता है। मनोदिशा दशा विकार। बेटा ये जब मनोदिशा विकार होता है ना, मनोदशा विकार जब होता है तभी डिप्रेशन में जाता है आदमी या बाइपोलर डिसऑर्डर में जाता है। ये लिख लीजिएगा, ये पहली स्टेज होती है। इसके बाद ही लोग किस पे जाते हैं? डिप्रेशन में, आघात में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे और बाइपोलर डिसऑर्डर में जाएंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब द्विध्रुवीय विकार और आपका डिप्रेशन, आघात, इसी कांड चले जाते हैं लोग। आइए तीसरा लिख लीजिए बेटा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर। ये बहुत बार आप सुने होंगे शब्द, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। लिख लीजिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर। लिख लीजिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रिलेटेड डिसऑर्डर। आप लिख लीजिए बेटा हिंदी में, जिद्दी विकार और संबंधित विकार। जिद्दी विकार और संबंधित विकार, यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है लोगों के अंदर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, यह सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। लोग किसी चीज के हट में जुड़ जाते हैं, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, और इस तरीके से वो भूल जाते हैं। जॉब के लिए भी होता है, हम सिविल सर्वेंट ही बनना चाहते हैं और उसकी तैयारी 10-10, 12-12 साल तक कर रहे हैं। उससे वो क्या होता है, अपने आप को समाज से अलग थलग कर लेते हैं और उनके अंदर वो विकार जन्म लेने लगता है।
या तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे। अब ऐसे लोग इतना भरे होते हैं कि अगर इनसे बोल दो कि तुमसे यूपीएससी ना हो पाएगा, ये तुम्हारी भी हत्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना भर चुके होते हैं अंदर से। तो ऐसा इसीलिए लिखा है ना, ऑब्सेसिव, अत्यधिक भरे हुए हैं, कंपल्सिव, जिद्दी पना है इनके अंदर, ये हट नहीं छोड़ पाते हैं, इसीलिए ऐसे डिजीज देखने को मिलते हैं। बन जाएगा? आगे देखिए नेक्स्ट, साइकोटिक डिसऑर्डर, मनोविकृति, लिखिए मनोविकृति विकार, साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर, मनोविकृति विकार लिख पाएंगे बेटा? इसी के तहत सिज्रोफेनिया आता है, सिज्रोफेनिया आता है, इसी के तहत सिज्रोफेनिया जैसी बीमारी आती है। बन जाएगा? साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? साइकोटिक डिसऑर्डर हम आसान शब्दों में समझा दे, हेलुसिनेट कर जाना, भ्रम में जीना। लोग भ्रम में नहीं जीते हैं। अक्सर आप लोग भी रात को सोते वक्त ख्यालों में रहते कि हम राजा बन गए हैं और हमारे घर लोग काम कर रहे हैं। विचार आता है कि नहीं कभी यार? जब आंख खुलती तो सपना खुल जाता, लेकिन ये जागती आंखों से सपना देखते हैं, हेलुसिनेट करते हैं। किसी का भी कर रहे हो कि कलेक्टर बन गए हो, कुछ भी चीज है, तो ये जागती आंखों से हेलुसिनेट करते हैं। आप लोग सो के करते हो, ये जागती आंखों से अपने आप को मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री हम ही हैं। समझ आ रहा? ये चीजें हैं। तो इसका मतलब आसान भाषा में हेलुसिनेट करना, लिखना तो लिख सकते हो, लिख लीजिए। हेलुसिनेशन लिखना, भ्रम में जीवन जीना, लिख पाएंगे? लिख लीजिए, हेलुसिनेशन करना, हेलुसिनेशन करना, भ्रमित जीवन जीना, दूसरे का जीवन जी रहे हैं भ्रम में। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक और चीज है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, लिख लीजिए, आघात और तनाव, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, लिख लीजिए बेटा, ट्रॉमा और तनाव रहित, तनाव जनित आपका संबंधित विकार। बन जाएगा? इसमें बेटा पीटीएसडी बनते हैं, ये याद रखना, ये सबसे अजीबोगरीब बीमारी में से एक है। देख लीजिए, पीटीएसडी कहलाती है ये, पोस्ट ट्रॉमा, लिख लीजिए। हाँ, पोस्ट ट्रॉमा लिख लीजिए, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। बन जाएगा? पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। बन जाएगा बेटा? लिख लीजिए, अभिघात उपरांत तनाव विकार, अभिघात उपरांत तनाव विकार। बन जाएगा? तनाव विकार। एक और लिखिए, ईटिंग डिसऑर्डर, बार बार नहीं, हाँ, खाना खाने से पहले बार बार हाथ धोएगा, खाएगा कम, धोएगा ज्यादा, तो वो वाला है। लिख लीजिए, ईटिंग डिसऑर्डर। खान पान विकार, ये तब होता है बेटा जब शरीर में दो चीजें डेवलप कर जाती है, उसको लिख लीजिएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक सेल होता है अंदर में, एनोरेक्सिया आपका नर्वोसा लिख लेंगे ये। और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। ये दो सेल होते हैं अपने अंदर, जब ये आपका डिसऑर्डर चले जाए तब ये बीमारी देखने को मिलती है लोगों के अंदर। ईटिंग हैबिट, अजय देवगन को यही है। अजय देवगन जो है वो रोटी भी चम्मच और छुरी से काट के खाता है, और उतना ही नहीं, बार बार हाथ धोता है, उसको डिसऑर्डर है ये। तो ये जो बीमारियां होती हैं, इसमें नर्वस सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ ट्रिगर कर जाती है, तो उनको बार बार लगता है कि उनके हाथ मैले हैं। और ऐसे कई लोग होते हैं, आप देखे होंगे, कई लोग बार बार नल में जाके अपना हाथ धोते हैं, बार बार साफ है फिर भी बार बार धोते हैं, एक्स्ट्रा ग्लव्स पहन के रखते हैं, कीटाणुओं से दूर रहते हैं, घर को एकदम साफ क्लीन रखते हैं, हल्का सा दाग लग जाए तो कपड़ा चेंज करके दूसरा पहन लेते हैं। ऐसी बीमारी होती है इनमें। तो नर्वस सिस्टम में ट्रिगर, ये खास प्रकार की बीमारी ही है, तो ईटिंग डिसऑर्डर उनमें होती है। बन जाएगा? चलिए
अब लिखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं, मेंटल डिसऑर्डर के कारक क्या क्या हैं। एनोरेक्सिया होता है, ENANO, एनोरेक्सिया, ठीक है। लिखिए कारक, कॉज क्या क्या है। फैक्टर्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। मानसिक तनाव या विकार के लिए कारक कौन कौन से होते हैं। पहला तो आपको बता ही चुके हैं, जेनेटिक, ऐसे जो आपके माता पिता से चला आया है, जेनेटिक डिसऑर्डर, देख पा रहे हैं। पहला क्या हो जाएगा, आपके जेनेटिक से आ जाए, माता पिता से, फैमिली वगैरह में हो जाए। आपको पता होगा जिनके घर में माता पिता जो है स्ट्रेस से गुजरते हैं, वो व्यक्ति के बच्चों के अंदर भी ये अक्सर देखने को मिलता है कि उनके अंदर भी विकार जन्म ले लेते हैं। बनेगा, आपके माता पिता में कोई समस्या है, वो आपके डायबिटीज जैसे पेशेंट नहीं होते हैं, तो डायबिटीज भी ट्रांसफर हो जाती है, उसी तरह ये। दूसरा होता है बेटा ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज, समझ आ रहा है, यानी नशीले पदार्थों का सेवन अत्यधिक करना, ड्रग एब्यूज जो होते हैं। ड्रग लेना, अल्कोहल लेना, अल्कोहल कौन कौन लेता है आप में से, अल्कोहल कंज्यूम करना, ऐसे भी लोग जो होते हैं जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उनमें भी ये चीज देखने को मिलता है। बन जाएगा। आगे देखिए, अन्य बायोलॉजिकल कारण होते हैं, अन्य, अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अन्य जैविक कारक, फैक्टर्स। अन्य कारक क्या क्या होते हैं, जेनेटिक को छोड़कर अन्य कारक क्या क्या होते हैं। पहला लिख लीजिए, हार्मोनल इंबैलेंस, आपकी हार्मोन जो है क्या हो जाए, असंतुलन हो जाए, हार्मोनल बैलेंस। ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। इसका बता दूं, आपने अक्सर एक बीमारी देखी होगी महिलाओं में, बहुत कॉमन हो गई है, उसको क्या बोलते हैं, जिनमें थायराइड, थायराइड उनमें बहुत कॉमन होता है, बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है आज के खान पीन के कारण। जब थायराइड की बीमारी होती है तो उनका शरीर एबनॉर्मली बढ़ता है, तो जो बहुत खूबसूरत 12-13 साल तक, 14 साल तक लड़कियां दिखती हैं, वही बाद में उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, इधर उधर एबनॉर्मल होता है। ऐसे लोग अपनी बॉडी के कारण फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले होता है फिजिकल, मतलब जो खूबसूरत व्यक्ति अचानक से भद्दा हो जाए, जैसे सपोज करो किसी महिला को, भगवान न करे ऐसा हो, एसिड अटैक किया गया, उसका चेहरा पूरा जल गया हो, खूबसूरत महिला, तो क्या होगा, वो ट्रॉमा हो जाएगी, ट्रॉमा में चली जाएगी, ट्रॉमेटाइज हो जाएगी। तो ऐसे में क्या हो रहा है, फिजिकली हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, फिजिकली केवल वो नहीं जो खुद से पेन हो, फिजिकली वो भी हो सकता है जो किसी के द्वारा दिया गया पेन हो, या बाद में एक्सीडेंट में। सपोज करो कि आप बहुत अच्छे एथलीट थे, एक्सीडेंट में भगवान ना करे आपका पैर कट जाए या हाथ कट जाए, आप क्या हो गए, ट्रॉमा में चले जाओगे। बहुत कम लोग होते हैं मैंने देखा है उभरते हुए, जैसे एथलीट कई सारे होते हैं जिनके दोनों टांग नहीं होते फिर भी रेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे अपने यहाँ की कौन रही है जो तीरंदाज रही, जिनको अभी दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो उनके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने मुंह से पकड़कर तीर चलाया, देखा पैर से, एकदम पैर के अंत से तीर चलाया था, दोनों हाथ नहीं था। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चैलेंजेस से ओवरकम कर लेते। क्या हर व्यक्ति करता है? नहीं, लाखों में एक होता है कोई, राइट। इसीलिए आप देखते हो कि ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि ऐसे निराशावादी लोगों को एक रोशनी दी जा सके। इसलिए आपने देखा होगा बेटा कि आजकल क्या करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक आर्म्स वगैरह, लेग्स वगैरह लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि वो भी आम लोगों की तरह जीवन जी सके। समझ आ रहा है? तो ये होता है। तो पहला हार्मोनल इंबैलेंस पहला शरीर में होता है। दूसरा लिख लीजिए, हार्मोनल इंबैलेंस क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर डिसरेगुलेशन कहलाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर डिसफंक्शन कहलाता है या डिसरेगुलेशन। आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे और आपको लकवा मार जाए, तो ऐसे में ये चीजें होती हैं। लिख पाएंगे बेटा? इसको ये लिखिए कि न्यूरोट्रांसमीटर असंगत हो जाए। ठीक है, लिख लीजिए। उसके अलावा जैसे सेरोटोनिन एक खास प्रकार का रसायन होता है, हार्मोन होता है, जो आपके शरीर से निकले तो आपके शरीर में एबनॉर्मल हो जाता है, शरीर का कोई हिस्सा काम करेगा को बंद कर देगा। सेरोटोनिन लिख लीजिए, जैसे सेरोटोनिन एक खास प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है, उससे आपका शरीर एबनॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा लिख लीजिए, ब्रेन इंजर्ड हो जाए, जब आपका मस्तिष्क में चोट लग जाए तो भी हो सकता है। जैसे इसका तो मैं खुद बहुत बड़ा एग्जांपल हूं।
जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो 20 दिनों के लिए कोमा में था। उसके बाद जब उठा हूं तो करीब करीब 1.5-2 महीना के लिए मैं पैरालाइज जैसा हो गया था। मेरा ये हाथ और ये पैर काम नहीं करता, उठ ही नहीं रहा था। मेरे ब्रेन से कनेक्शन कट गया था उसका, धीरे धीरे करके आया है। तो एक्सीडेंटल अगर हो और ब्रेन डैमेज हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी वगैरह चलाता है ब्रेन को सबसे पहले सुरक्षा की जाती है, क्योंकि अगर ब्रेन डैमेज होगा तो शरीर का कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा, और शरीर का कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा अगर ब्रेन की किसी नस अगर हमने काट दिया, आपके हाथ से जुड़ी है, तो आपका हाथ आपके शरीर से चिपका होगा, परंतु आप उठा नहीं पाओगे, कुछ काम कर नहीं पाओगे। तो ये चीज होता है। तो ये भी नर्वस सिस्टम के लिए और उसमें भी। तो ब्रेन डैमेज हो जाए तो भी ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, ब्रेन इंजरी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आपके मस्तिष्क में चोट लग जाए, ऐसा कुछ दुर्बलता हो जाए, ऐसे में हो सकता है। और लिख लीजिए अर्ली लाइफ एनवायरमेंट, यानी शुरुआती समय के जीवन में आपको कैसा पर्यावास मिला था। अर्ली एनवायरमेंट, करेक्ट, अर्ली एनवायरमेंट, अर्ली लाइफ एनवायरमेंट, अपब्रिंगिंग भी कर सकते हैं, एनवायरमेंट, ठीक है, बन जाएगा। या अपब्रिंगिंग लिख लीजिए, कैसे आपका पालन पोषण हुआ है, आपका पालन पोषण कैसे हुआ है। बेटा मैक्सिमम लड़कियां आज की डेट में आपने देखा होगा उनके फैमिली मेंबर ही उनको असॉल्ट करते, मोलेस्टेशन जिसको कहा जाता है। आप देखे होंगे कई सारी महिलाएं इतना ज़्यादा लड़कों से दूर रहती हैं, डर होता है कि उनकी परछाई पड़ जाए तो भी चीख मार देती परछाई से। क्यों? उनके परिवार के लोग ही, भाई भतीजे रिश्तेदार लोग ही उनके साथ बचपन से इस तरीके का उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो पुरुषों के प्रति उनके खिलाफ उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, फियर, अपब्रिंगिंग कारण। सपोज करो आप बचपन में अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहे थे, या सपोज करो एक परिवार में एक लड़की और एक लड़का है, लड़की को हर छोटी बात पे उनके माता पिता मार रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको सब काम करवा रहे हैं, और लड़के को वाहवाही कर रहे हैं, उसकी बड़ी बड़ी गलती को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, लड़की के अंदर डिसऑर्डर हो जाएगा पैदा। वो हर चीज में डरने लगेगी, कुछ भी करने से पहले 50 बार परमिशन लगेगी, बिना कुछ की कारण के सॉरी सॉरी बोलने लगेगी, उसके अंदर गिल्ट होने लगा, बिना गलती के गलती मानने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो ये अपब्रिंगिंग का काम होता है परिवार में। इसलिए अब आप देखोगे आज की डेट में, देखो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि बेटा और बेटियां बराबर हैं, लेकिन हम क्या बेटा बेटी पे बराबर का विश्वास करते हैं? नहीं करते। बेटी 8 बजे के बाद ना आए तो 50 बार फोन। हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के नाम पे ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से एक विकार पैदा हो जाता है, और वही जाकर बाद में फिर वो अपनी बेटी के साथ करेंगी। तो जो वो झेली रहती हैं वही फिर वो करती हैं। तो समाज भी उसके पीछे कारण होता है, और हम भी। समझ आ रहा है? ठीक, आगे लिखिए ट्रॉमा और स्ट्रेस, ये भी लिख लीजिए अंत में, या पर्सनालिटी फैक्टर लिखिए, ज्यादा अच्छा है। व्यक्तिगत कारक, पर्सनालिटी फैक्टर, व्यक्तिगत कारक। अब ये व्यक्तिगत कारक वही है, रंग भेद, ऊंचा नीचा, छोटा काला। अब इसमें आप थोड़ी कर सकते हो, भाई जीन्स है, जीन्स जैसा होगा वैसे नहीं बनोगे। अब 2 काले व्यक्तियों का गोरा बच्चा थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, है? इसमें हम लोग और ज्यादा काम कर देते हैं कि ये फेयर लवली क्रीम लगाइए, काले को गोरा करिए। भाई ऐसे थोड़ी ना, कबूतर थोड़ा ना बना दोगे। तो ये वाली बात समझ रहे हो? तो हम यही तो करना चाह रहे हैं। तो ये एक चीज होता है, बन जाएगा। एक और चीज इसमें बेटा एक्सपीरियंस भी काम आता है, आपका अनुभव, ये भी लिख लीजिए। आपके अनुभव के कारण भी ये बनता है। पर्सनल फैक्ट बोलेंगे तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका अनुभव भी आपको बताएगा कि क्या है। उसके ऐसे लिखिए बेटा, एथीज्म और सोसाइटल टेंडेंसी, ये अजीबोगरीब है। नास्तिकता और आत्महत्या लिखिए, एथीज्म, एथीज्म एंड सुसाइडल टेंडेंसी आजकल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। हर छोटी बात पे जो है तो अपने आप को फांसी लगाने लगते हैं। 99% आया, 100% क्यों नहीं आया, फांसी लगा लेंगे। समझ रहे हैं? जनरेशन जी अपने आप को कहते हैं कि भैया हम सबसे ब्रिलियंट हैं, और सहन शक्ति नाम पे कुछ नहीं है, जेंजर कहलाते हैं अपने आप को, जेंजी। तो ये एथिज्म, एक तो भगवान पर, ईश्वर पर आस्था न रखना, ये भी बहुत बड़ा गलत है। ईश्वर पर आस्था रखने वाला पता है व्यक्ति क्या होता है? डूबते को तिनके सराह। अंत समय आएगी ना तो ईश्वर का नाम लेगा लेकिन मरेगा नहीं, लेकिन जो नास्तिक होगा वो मर जाएगा। उसी तरीके से सुसाइडल टेंडेंसी अक्सर लोगों में देखा जाता है जिनको अंदर इमोशनली पावरफुल नहीं है, छोटी छोटी चीजों पे सुसाइड करने लगते हैं। अपनी बेटी को जोर से 2 तमाचा मार दो तो रोने लगेगी और जाके सुसाइड कर लेगी कि पिताजी ने मार दिया आज।
पहले हमारे पापा लोग उठा के झाड़ू ले, जब तक टूटता तब तक मारते थे। हाँ मार लो, झाड़ लेते थे, हाँ ठीक है अगली बार देख लेंगे। तो हम लोग के टाइम में क्या होता था, पिताजी उठा के चप्पल मारते दौड़ दौड़ के, हाँ मार लो ठीक है, अंदर मारो बाहर इज्जत हो रही, ऐसे थे। और आजकल तो घर के अंदर भी छू दो, डांट दो तो फिर पुलिस केस में कर देंगे कि पिताजी हमारे पर जो है तो फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं। कड़वा सत्य बता रहा हूं, जनरेशन जेड की है ये कहानी, ठीक है। और लिख लीजिए, उसके बाद से एक और चीज लिख लीजिए अंतिम में, सोशल कंडीशन, सामाजिक परिस्थितियां, सोशल कंडीशंस, सामाजिक परिस्थितियां। आई होप अब आप देख पाए होंगे कि समाज ही तो, सामाजिक भेदभाव जो हो रहा है वही तो है, सब यही है, डिस्क्रिमिनेशन से पैदा होता है। हमेशा आप किसी को ये बताते रहो कि आप जो है किसी को भी कि तुम जो है मेरे रहमो कदम पर जिंदा हो, तो वो कभी अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सभी कारक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या करने के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर करने के लिए। बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए टॉपिक इसी में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बाद लिखिए, अब लिखिए डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है, आघात क्या होता है। अभी डिप्रेशन, अभी देख रहे थे ना चारों के बारे में एक एक करके, अब हम चारों बीमारियों के बारे में देख रहे हैं। यहां देखिए ये जो चारों बीमारियां हमने लिखी है ना, तो एंजाइटी डिसऑर्डर उसके ये तो देख लिए। अब हम डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, आपका मनोविदलता के बारे में यानी सिजोफ्रेनिया के बारे में, और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। तो तीनों को देख लीजिए कि पहले डिप्रेशन होता क्या है, ये तो हमने बता ही दिया, मेंटल डिसऑर्डर को ही एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और उसके अलावा ये। तो पहला लिखिए डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी आघात, लिख लीजिए आघात बन जाएगा। लिखिए डिप्रेशन क्या होता है, आघात या अवसाद के रूप में भी जानते हैं इसको, अवसाद, आप लिख लीजिए अवसाद के रूप में भी इसको जानते हैं। लिखिए डिप्रेशन। बेटा एक बात बताइए, डिप्रेशन मेनली होता क्या है, आसान भाषा में पूछा जाए, आघात या अवसाद होता क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है आपको? किसी चीज को लेकर चिंता या लंबे समय तक चिंता? चिंता तो अरे ठीक है यार, अभी दिमाग में रखा निकल गया, वो कहते नहीं है दिल में तो दिल में वरना दिमाग में भी नहीं, वो लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। और कुछ लोग दिमाग वाली चीज को भी दिल में ला लेते हैं तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। पिंक समझ रहे हो? तो ऐसा, तो कभी भी ऐसी चीजों को अपने उस पर नहीं हावी होने देना है। अरे तुम बस कर उसका नाम समझाने के लिए बोल रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो कभी भी याद रखेंगे कि ऐसा कभी हो, लॉन्ग टर्म सैडनेस, ठीक है? एक शब्द में अगर कोई बोला जाए, लॉन्ग टर्म सैडनेस, लंबे समय तक दुखी रहना, सातत्य रूप से, परसिस्टेंट लिखेगा, लंबे समय तक रहना, ठीक है, दुखी रहना किसी कारणवश से, परसिस्टेंट फीलिंग होती सैडनेस की या होपलेसनेस की, जो भी फील आ रहा है अगर वो लॉन्ग समय तक, हाँ मतलब होपलेसनेस, निगेटिव में सैड हो गई, चाहे होपलेसनेस हो गई, हाँ होपलेसनेस हो गई, इस तरह की चीजें आ जाए, अगर लंबे समय तक बन जाए किसी के अंदर, तो वो डिप्रेशन में होता, कहते नहीं है चिंता चिता में परिवर्तित हो जाती है, तो चिंता चिता में ही परिवर्तित हो जाएगी। डिप्रेशन नहीं, चिंता ही तो है। लिखिए बेटा इसके टाइप क्या होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन को बेटा क्लिनिकल अवसाद ही लिखेंगे, बन जाएगा, क्लिनिकल अवसाद ही लिखेंगे। इसमें होता क्या है बेटा, आपके अंदर की शारीरिक क्षमता की कमी के कारण होता है, यानी आपकी फिजिकल इनएबिलिटी के कारण जन्म लेता है। बेटा इसका तो केवल क्लिनिक में ही इलाज हो सकता है, इसलिए इसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहा जाता है। क्लिनिकल मतलब साइकोलॉजिकल जो होते हैं, साइकाट्रिस्ट लोग होते हैं, इनके लिए कौन होते हैं, साइकाट्रिस्ट लोग होते हैं। आप शरीर का कोई हिस्सा अंग खोज दो, या शरीर में कोई ऐसी कमी हो या कोई ऐसा चीज निकल आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, केवल एक ही आपके पास रास्ता बनता है, साइकाट्रिक ट्रिक, साइकाट्रिक बनते हैं, केवल साइकाट्रिक लोग ही आपका इलाज कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे क्लिनिक में। दूसरा लिख लीजिए बेटा पीडीडी, दूसरा इसका प्रकार होता है पीडीडी,
ये याद रखेंगे, ये आ चुका है मेंस में लिखने के लिए, पीडीडी लिख लीजिए। परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर बन जाएगा। लिख लीजिए बेटा परसिस्टेंट, परसिस्टेंट लिख लीजिए बेटा, परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर, सातत्य अवसाद, लिख लीजिए सातत्य अवसाद विकार। ये होता क्या है उसको भी लिख लीजिए एक टाइम पे। लिख लीजिए बेटा ये क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है, मतलब लॉन्ग टर्म में बच्चों के अंदर देखा जाता है। ये लिख लीजिए लॉन्ग टर्म डिप्रेशन मेनली सीन इन या विटनेस्ड इन चाइल्ड। यह है लंबे समय तक अवसाद में रहने वाले बच्चों पे देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से लिखिए डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। तीसरा डिसरप्टिव, लिख लीजिए डिसरप्टिव पीडीडी, परमानेंट डिसरप्टिव पीएमडीडी, पीएमडीडी लिख लीजिए बेटा। आपका पीएमडीडी में प्री मेंस्ट्रुअल डाई, लिखिए प्री मेंस्ट्रुअल डाइसोरिक डिसऑर्डर, यह महिलाओं में देखने को मिलता है। यह वुमेन के कंडीशन में देखने को मिलता है, महिलाओं में देखने को मिलता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं उनमें देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी की संबंधित समस्याएं जिनके अंदर आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनका खराब हो जाता है, उनके लिए देखने को मिलता है। डीएमडीडी, चौथा डीएमडीडी, ये किसमें आता है बेटा? महिलाओं में देखने को मिलता है जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, मासिक धर्म। और पीडीडी में देखिए, इसमें लिख लीजिए बेटा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, डिसरप्टिव मूड रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर लिख पा रहे हैं? डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ये थोड़ा फुल फॉर्म वगैरह याद रखेंगे इनके। डिसऑर्डर लिख लीजिए, ये ऐसे लोगों के अंदर होता है, ये भी बच्चों के अंदर ही है, चिल्ड्रन के ऊपर है, ये चिल्ड्रन के अंदर ही होता है, जिनका टेम्पर बहुत स्लो होता है। टेम्पर बहुत हाई होगा, मतलब बहुत तीव्र गति से वो टेम्पर हाई होता है। ऐसे लोग जिनका आत्म संयम खो देते हैं, वो ऐसे लोगों में देखने को मिलता है, आत्म संयम खो देते हैं बच्चे। ठीक है, और एक लिखिए साइकोसिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव, साइकोसिस ऑब्सेसिव साइकोसिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये जिद्दीपन के कारण आता है। इसमें लिख लीजिए बेटा, ये सेम ही है, साइकोसिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये लिखिए देवनागरी में। आसान भाषा में जिद्दीपन के कारण आता है, ये आसान भाषा में लिखना हो, जिद्दीपन के कारण होता है। जिद्दीपन मतलब आप किसी चीज के हट करने लगो, इसमें हेलुसिनेट करने लगता है इंसान, भ्रम में जीने लगता है, हेलुसिनेट करने लगता है इंसान, भ्रम में जीना चाहता है। ये कुछ डिसऑर्डर याद रखेंगे, टेक्निकल है, मेडिकल टर्म में इसका नाम दिया गया, तो आप इतना बस एक दो नाम याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा कि डिप्रेशन होता क्या है। आसान भाषा में, लंबे समय तक अगर आपको किसी भी चीज की इमोशनली कोई समस्या हो, भावनात्मक रूप से कोई समस्या हो, दुखी हो, आपको निराशा आती है, तो आप में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अमूमन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, और ये तब होता है डिप्रेशन जब आप कोई काम करने में असक्षम हो जाए, आपका शरीर का कोई हिस्सा काम ना कर रहा हो, आपका बॉडी काला है और आप गोरा बनना चाह रहे हो, तो असंभव है। तो इसमें आपका इलाज संभव नहीं है, केवल साइकाट्रिक के पास जाकर आपका सिर्फ माइंड वॉश किया जा सकता है कि नहीं जो काले लोग हैं वो भी खूबसूरत होते हैं, तो इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए डिप्रेशन के बाद। अब अगर हम बात कर रहे हैं आपका, लिखिए सोशल एंजाइटी में एक दो उदाहरण लिखना हो तो लिख सकते हो बेटा, लिखवा दूं?
सोशल एंजाइटी में लिख लीजिए, सामाजिक जो तनाव जैसा होता है ना उसको लिख लीजिए, सोशल एंजाइटी। एक लिख लीजिए सोशल एंजाइटी के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। सामाजिक आपका वो लिख सकते हैं, लिख लीजिए बेटा सामाजिक चिंता के कारण जो जन्म होता है उसको भी लिख लीजिए। एक आध पहला होता है सोशल फोबिया, सामाजिक डर, सोशल फोबिया। कल पेपर में अगर आ जाए तो आप याद रखेंगे कि अगर आपको लिख दिया कि सोशल एंजाइटी क्या होती है, समाज को फेस करने से डर लगना। बेटा एक बात बताइए, आप समाज को कब फेस करने से डर लगता है आपको? जब आप ढिंडोरा पीट दिए हो कि हम यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं और पेपर ना निकले 2 साल। तो कोई दिक्कत ही नहीं, पता ही नहीं उसको। और जब तक पता नहीं तब तक नहीं। जब सामने वाले को आपको पता चल जाए कि दुनिया को पता चल गया है कि आप नकारा हो, तब आप सामने वाले से नजर नहीं मिलाओगे, छुपते भागोगे। आप समझ पा रहे हो? लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हो, अरे तो बुला अरे आओ आज पार्टी करते हैं। आप समझ पा रहे हो? हाँ लड्डू आओ खा के। तो सोशल फोबिया क्या? समाज से डर हो जाएगा। तो सोशल एंजाइटी मतलब क्या? चिंता, यानी कि समाज की चिंता तब होती है जब आपको समाज से डर हो। और डर कब हो? जब आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो और रिजल्ट ना हो। आसान समझ में? आपने इतना बढ़ा चढ़ाकर चीज बोल दी और वास्तविकता में आप है नहीं, तो अंदर से डर लग रहा है। समाज को फेस कैसे करें? कल की डेट में अगर पता चल जाए कि भाई हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमने तो खूब ढिंडोरा पीट दिया, राइट? तो ये चीजें होती है सोशल फोबिया। दूसरा लिख लीजिए इसमें बेटा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, लिख लीजिए सामान्यीकरण में लिखिए, सामान्य चिंता आपका डिसऑर्डर होता है, गैड कहते हैं इसको, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। टॉपिक बहुत अच्छा है, लोगों को समझना चाहिए, ठीक है? उसके बाद से देखिए पैनिक डिसऑर्डर, छोटी छोटी चीजों पर आप चिंता करने लगोगे, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर मतलब कुछ भी घटना घटी नहीं और चिंता करने लगे। पैनिक अक्षमता लिख सकते हैं, विकार लिख सकते हैं बेटा, ठीक है? आगे सेलेक्टिव म्यूटिज्म, ये याद रखें, चयनात्मक मौन होना, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, ये एक नया शब्द है, इसको याद रखेंगे, ठीक है? सेलेक्टिव में चयनात्मक मौन होना, आप अचानक से खामोश हो जाते हैं भीड़ को देखकर, तो ये चीज है। इसका अर्थ बता दूं, आपको स्टेज फोबिया होता है, देखा कभी? आपको स्टेज पे खड़ा कर दे, नीचे 1000 लोग हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। सर अंदर में तो बहुत ज्ञान था लेकिन देखकर हम डर गए, तो मौन हो जाओगे आप अचानक से। आप समझ पा रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि आप कहना तो बहुत चाहते हो, भीड़ में आप कह लेते हो, लेकिन जैसे सबके सामने ला देते हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, तो ये डर होता है। बनेगा? ठीक, लिख लीजिए। अब एक और लिख लीजिए, कॉर्मोडिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्मोडिटीज। इसका मतलब है जब कई सारे आपकी एंजाइटी एक साथ आ जाए, मल्टीपल एंजाइटी आ जाए, कई सारे आपके अंदर विकार आ जाए, एक साथ आ जाए। लिख लीजिए बेटा कॉर्मोडिटीज, इसमें लिख लीजिए कई सारे विकारों का एक साथ आना, कई सारे विकारों का एक साथ आना, बन जाएगा? चलिए अब लिखिए बेटा इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इन सबको, इसको ठीक करने का तरीका, यानी सोशल एंजाइटी को क्योर करने का तरीका 3 बताया गया है। क्योर, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? पहला होता है बेटा इसमें फैमिली थेरेपी। ये क्या होता है आप लिख लीजिए, हम आगे बात करेंगे, थेरेपी। दूसरा होता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बन जाएगा। और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट थेरेपी, कॉन्टैक्ट थेरेपी। जिस चीज से डर हो उसका सामना करा दो, सांप से डर लग रहा तो सांप के बीच में रख दो, जहर निकाल के, ऐसा नहीं। अरे हाँ? ये इन सब का इसका अनुबंध थेरेपी कहलाता है। इसका होता है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, और इसका होता है परिवार थेरेपी, ठीक है? तीनों का लिखिए। सिजोफ्रेनिया, अच्छा एक और होता है बेटा इसमें, ड्रग थेरेपी, दवाई देना।
सर अभी बोले ड्रग्स हो रहा है, वही ड्रग्स दिए जा रहे हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयां भी होता है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। मेडिसिन ना लिखो, ड्रग ही सीख, ड्रग थेरेपी, क्योंकि ड्रग में बहुत सारी चीज आती है। हाँ, लोहा लोहे को काट रहा है। ठीक है, पिंक हमारा बहुत अच्छे जानते हैं इसको। सिजोफ्रेनिया लिखिए, अब लिखिए सिजोफ्रेनिया क्या होती है। सिजोफ्रेनिया लिख पा रहे हो बेटा? सिजोफ्रेनिया लिखिए, ये क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है, ये बात याद रखेंगे। ये बेटा क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर मतलब पुराना मानसिक विकार है। इसको क्या कह सकते हैं? क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है, ये बात याद रखेंगे। ये पुराना मानसिक विकार है, पहला इसमें टर्म बनेगा, जो कि किसी व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता को भ्रमित करता है। विच डिफ्लेक्ट है, डिफ्लेक्ट द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ एनीवन। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, फिर से बोल देता हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है क्या है? क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है बहुत पुरानी मानसिक विकार है जो लोगों के सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है, जो लोगों के सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है। क्या लिखा है? विच डिफ्लेक्ट द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ एनीवन, मींस हेलुसिनेट करना, भ्रमित करना। इसका अर्थ क्या हुआ इस लाइन का? हेलुसिनेट करवाना, भ्रमित करना, आपको भ्रम में जीवित करके रखेगा। ठीक है, बन जाएगा। लिखिए, ये कितने प्रकार की होती है? पहला पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब समझते हो? आत्माओं को देखने हैं। आप इतना ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे कि आपको लगेगा कि कोई आपको मारने आ रहा है, ये पैरानॉइड कहलाता है। बहुत लोग देखते हो, कई लोग ऐसे नहीं होते, जैसे मान लो जो बहुत मूवियां देखते हैं हॉरर वाली, तो उनको लगता है कि रात के में अकेले रहने में डर लगता है, उनको अपने अंदर खुद ही विकार पैदा कर लेते हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि कोई परछाई चल रही है आसपास उनके, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पैरानॉइड, इसका प्रकार अगर लिखोगे आपके टाइप में, तो पहला लिखिए पैरानॉइड। पैरानॉइड पहला प्रकार में लिखेंगे बेटा, पैरानॉइड। पैरानॉइड को पैरानॉइड ही लिखिए। इसमें डिल्यूजन, हेलुसिनेशन करते हैं। इसमें क्या होता है? डिल्यूजन, डिल्यूजन, हाँ डिल्यूजन या हेलुसिनेट करना। इसमें किसका करते हैं बेटा? पैरानॉर्मल चीजों का। करेक्ट है, पैरानॉर्मल चीजों का, पैरानॉमिनल थिंग्स का। भूत प्रेत बेटा, आसान भाषा में इमेजेस जो है नहीं वास्तविक, उस पर बनेगा बेटा, समझ में आया? ओके, दूसरा लिखिए, दूसरे के बारे में लिखिए, कैटाटॉनिक। कैटाटॉनिक दूसरा तरीका, पहला ये हो गया, दूसरा लिखिए कैटाटॉनिक। दूसरा हो गया बेटा कैटाटॉनिक, लिख लीजिए बेटा। ये आपके एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट से होता है, एबनॉर्मल नॉर्मल मोटर सिस्टम से होता है। आसान भाषा में बता देता हूं, आपके विकार तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। बन जाएगा, आपकी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसमें विकार आ जाता है। नर्वस सिस्टम में बेटा आपके तंत्रिका तंत्र में विकार आ जाता है, इसको कहा जाता है कैटाटॉनिक। बन जाएगा, लिख लीजिए। उसके बाद से लिखे हैबीफ्रेनिक। हैबीफ्रेनिक, हैबीफ्रेनिक, हैबीफ्रेनिक। हैबीफ्रेनिक में लिख लीजिए बेटा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड बिहेवियर। इसमें क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड बिहेवियर। आसान भाषा में बता देते हैं बेटा, आपकी जो सोचने की और व्यवहार की जो प्रक्रिया होती है वो असंगत हो जाती है। सोचने और व्यवहार की प्रक्रिया या थिंकिंग जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। आगे लिख लीजिए सब एक्यूट। फोर्थ, सब एक्यूट। सब एक्यूट, इसको भी सब एक्यूट को ऐसे लिखिए, सब एक्यूट। आप लिखिए बेटा
लिख लीजिए इसमें क्या होता है सिम्टम, इसमें जो होता है बेटा, आप बहुत कम तनाव फील करते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत कम तनाव होता है, परंतु आप बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेस प्रेशर बट थिंकिंग एक्सट्रीम, मतलब आपके पास दबाव कम होता है परंतु आप सोचते अत्यधिक हैं। ज्यादा सोचने वाले लोगों को यही होता है। एक और लिख लीजिए बेटे, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में, रेसिडुअल में लिख लीजिए बेटा, आप लिख लीजिए आप फ्यूचर को सोचकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए टेंशन अबाउट फ्यूचर, आप भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। ठीक है, भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं, बन जाएगा भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित होना। लिखिए सिजोफ्रेनिया आखिर होता किस कारण से, कॉज, और भी बहुत सारे कारण बेटा, कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, सिजोफ्रेनिया का। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इससे, मेंटल डिसऑर्डर से। लिख लीजिए पहला जेनेटिक, तो ये तो है ही, जेनेटिक है, ड्रग एब्यूज है, ड्रग एब्यूज, ये दो तो कॉमन है। न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी आपको कॉमन है, न्यूरोट्रांसमीटर, बेटा लिख दीजिए जेनेटिक मतलब अनुवांशिकी, दूसरा ड्रग एब्यूज यानी नशीली पदार्थों का सेवन करना, फिर बोलता हूं जेनेटिक यानी अनुवांशिकी, दूसरा हो गया ड्रग एब्यूज नशीले पदार्थों का सेवन करना, तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर यानी आपके तंत्रिका तंत्र में नकारात्मक प्रभाव, तंत्रिका तंत्र में नकारात्मक प्रभाव। एक और लिखिए बेटा, इसके अलावा वायरल इंफेक्शन, करेक्ट, वायरल इंफेक्शन, इसीलिए मैंने बोलता कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहां याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, वायरल इंफेक्शन। ठीक है, वायरल इंफेक्शन मतलब किससे, संक्रमणित होना, किससे, वायरस से। वायरस को क्या बोलते हैं आप लोग, विषाणु या जीवाणु, विषाणु, वायरस को विषाणु कहते हैं ना, विषाणु से संक्रमित होना। देखिए विषाणु से संक्रमित होना, बन जाएगा। ये अक्सर तब होता है बेटा, जैसे इसका उदाहरण देता हूं, जीका वायरस, लिख लीजिए इसका उदाहरण, लिख लीजिए जीका वायरस, कभी नाम सुना इसका? जीका वायरस में बच्चे का ब्रेन जो है एबनॉर्मल हो जाता है, दिखाता हूं आपको। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा वायरस है जो मां प्रेग्नेंट रहती है तो प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है, और कोई बीमारी, इवन यहां तक पेट्स भी नहीं जाता, लेकिन ये चला जाता है जीका वायरस, यानी प्रेग्नेंट वुमेन के ब्रेन चला जाएगा, जो बच्चा है ना उसमें चला जाएगा ये, और ऐसा कोई बीमारी नहीं है। उससे क्या होता है, जो मानसिक रूप से जो उसका डेवलपमेंट हो नहीं होगा, शरीर बड़ा हो जाएगा। आपने कोई पाप मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें उसका शरीर बड़ा हो जाता है और मस्तिष्क बड़ा रहता है लेकिन बुद्धि कमजोर रहती है। कहते नहीं कि शरीर तो 15 साल का हो गया लेकिन दिमाग अभी बच्चे जैसा है। ऐसे कई सारी बच्चों में बीमारियां होती हैं, राइट। आगे लिख लीजिए, फीटल माल न्यूट्रिशन है, कोई मिल गया, करेक्ट, कोई मिल गया भी, यही है मूवी देखा, जिसमें क्या होता है बेटा, आसान भाषा में समझ लो, जिसका शरीर बढ़ जाए बुद्धि कमजोर रह जाए। लिखिए फीटल माल फंक्शन, फीटल यानी कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाए, तो बच्चा पहले से रिटार्डेड होगा। लिख लीजिए फीटल माल फंक्शन, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें वो आ जाए, कमी आ जाए। गर्भावस्था जो होते हैं गर्भवती महिलाओं को कुपोषण होना, कुपोषित होना, गर्भवती महिलाओं का कुपोषित होना, गर्भवती महिलाओं का कुपोषित होना। लिखिए स्ट्रेस एंड ड्रग एब्यूज, लिखा है स्ट्रेस, लिख लीजिए तनाव, ड्रग एब्यूज यहां तो लिखा ही है, हाँ, स्ट्रेस एंड ड्रग एब्यूज जाएगा, स्ट्रेस एंड, और वो अब लिखिए बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, थके तो नहीं? लिखिए द्विध्रुवीय विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए कैरेक्टराइज एक्सट्रीम मूड स्विंग कहलाता है ये, एक्सट्रीम, इसमें लिख लीजिए एक्सट्रीम
मूड स्विंग, मूड स्विंग। दूसरा इसमें लिखिए समटाइम्स लिप्स अनदर्स लाइफ। लिख लीजिए बेटा, आपके जो मनोदशा होती है चरम पहुंच जाती है। इसमें लिख लीजिए बेटा, बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर हम बात कर दें आपको, तो लिखिए बाइपोलर डिसऑर्डर में लिखिए आपकी चरम मनोदशा का मुड़ना, चरम मनोदशा का मुड़ना कई बार दूसरों के जीवन को जीते हैं, जिसे कहा जाता है स्प्लिट पर्सनालिटी। इसी को कहा जाता है स्प्लिट पर्सनालिटी, मतलब एक शरीर में कई सारे लोगों का रहना। इसी आसान भाषा में कहा जाए, एक शरीर में कई सारे लोगों का रहना। यह तब होता है बेटा जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो आपके जीवन में। लिख लीजिए, ये जन्म कैसे रहती है, कॉज लिखिए, इसके कारण क्या है, किन कारणों से ये जन्म लेती है वो कारण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कारक क्या होते हैं इसके, लिख लीजिए। कारक में पहला, बाइपोलर में एक्सट्रीम डिप्रेशन, अत्यधिक तनाव, पहला अत्यधिक तनाव, एक्सट्रीम डिप्रेशन होगा। फिर से बोलना, अत्यधिक तनाव होगा पहला। दूसरा आपका सोशली, करेक्ट लिख सकते हैं, सोशली एक्सप्लॉयटेशन, हालांकि हम दूसरा शब्द लिख रहे थे लेकिन ठीक है, सोशली एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक रूप से आपको क्या किया गया हो, एक्सप्लॉयट का मतलब क्या होता है, शोषण, सामाजिक रूप से आपको शोषण किया गया, शोषित किया गया हो, ये होता है। इसके अलावा बहुत ही बैड ट्रॉमा हो, यानी आपके पास की कोई सैडनेस रही हो, घटित हुआ हो, बैड ट्रॉमा घटित हुआ हो, बनेगा। और बहुत तीव्र इच्छा कुछ बनने की और नाकामी हासिल आई हो। समझ में आ रहा है या नहीं, करेक्ट है। ये आसान भाषा में बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि हमारी जो बनने की जो चाह होती है वो कभी पूरी ना हो पाई हो, इसको क्या बोलते हो, हाँ? लिख लो, लिख लीजिए, एक्सपेक्टेशन नेवर मीट, एक्सपेक्टेशन नेवर मीट। आप लिख लीजिए, जो आप बनना चाहते हो कभी बन नहीं पाए, जो आप बनना चाहते हो कभी बन नहीं पाए, बन जाएगा। इसके टाइप क्या होते हैं वो भी देख लीजिए, टाइप्स, बस आप टाइप्स लिख लीजिए। पहला टाइप होता है बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर फर्स्ट। दूसरा होता है बाइपोलर सेकंड, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड। तीसरा लिख लीजिए साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथेमिक, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। तीन प्रकार के प्रमुख बस खत्म होना, हाँ बस 5 मिनट, ठीक है। लिख लीजिए बाइपोलर के बारे में, लिख पा रहे हैं बेटा, ये लिखिए मैनियक होता है, जब ये पागलपन की हद होता है तब ये होता है, मैनियक होते हैं इसमें, पागलपन, जब लोगों के अंदर किसी चीज को पाने की पागलपन तक हो तब वो बाइपोलर डिसऑर्डर में जाते हैं, पहला। दूसरा लिख लीजिए हाइपोमैनियक होते हैं, हाइपोमैनियक, इसमें क्या होगा, हाइपोमैनियक। सेकंड में हाइपोमैनिक, यानी कि आपके अंदर इंटेंसिटी कम हो, जब आप बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हो तब ये देखने को मिलता है। एक में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला चीज है, एक में बहुत लो फील कर रहे हो तब देखने को मिलता है। अब तीसरा लिख लीजिए, लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा है क्रॉनिक फ्लक्चुएशन होता है परंतु पहला और दूसरा नाम मीट करे। लिख लीजिए क्रॉनिक फ्लक्चुएशन, बट डज नॉट कम कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड। आप लिख लीजिए बहुत लंबे समय तक अगाढ़ अवसाद रहा हो
परंतु पहले और दूसरे कैटेगरी में ना हो, पहले बाइपोलर दूसरे बाइपोलर में ना रहा हो, तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। लंबे समय तक दुख अवसाद रहा हो। आप समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक को हमने अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, फीलिंग के साथ, आपको उदाहरण के साथ। ठीक है, चलें कल हम देखेंगे इससे संबंधित थेरेपी क्या क्या है, किनसे इनका इलाज किया जा सकता है।